जो हमारे बाबा जी की सोच थी और जो हमारे पिताजी की सोच थी, उन्होंने एज ए बिजनेस इस काम को ज्वाइन नहीं किया था। जी, जी, जी। उस टाइम में बहुत समस्याएं थी देश में, तो उनको दिमाग में था कि भाई लोगों तक चीजें कैसे पहुंचे, सूचना कैसे सूचना पहुँचे? कैसे पहुंचे। हुँ, तो उन्होंने एक स्लोगन हमारे पिताजी हमेशा कहते थे, हमने जो अखबार का काम शुरू किया था, हुँ। वो कहा उनका पीछे एक ही मकसद था, बेखबर को बाखबर करना। अच्छा, हमारे फादर खुद जाते थे ट्रेन से और उन्होंने अपने कंधे पे अखबार उठा के लाते थे, अच्छा, बंडल। बहुत बड़ी बात है। मतलब उस दौर में हाँ, रेलवे स्टेशन जाना, कंधे पर अखबार उठा ऐसे ही कर के बस बस लेकर बस जाना। स्टैंड जाते थे, जो बस अखबार बस से आता था, जी, जी। और हमने भी कई बार देखा है उनको, जी, जी, और जी। लेके आते थे। एक दौर तो मुझे अच्छी तरह याद है 1984 का, जी, जी। जो जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, जी, जी। उस टाइम में पूरा एक तरह से देश जल गया था, विशेष जी, दिल्ली। जी, 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 हाँ। और दिल्ली में तो कर्फ्यू वगैरह सब लग गए थे, हालात नियंत्रण में हालात नहीं थे। नियंत्रण में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन हमारे पापा को ये जुनून था कि मेरे को अखबार तो पहुंचाना है सबके पास। अच्छा, अच्छा। वो बताते हैं कि जब हम दिल्ली से निकल रहे थे, जी, जी। तो गोलियां चली और एक दो गोली उनकी बस पे लगी बाहर। अच्छा, हाँ, शीशा भी क्रैक हुआ। बहुत बड़ा रिस्क लेकर चले थे। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा अपने अखबार को टाइम पे पहुंचाने की कोशिश करते रहे हमेशा। और हमेशा जो पाठक था ना, उसकी सुनी उन्होंने हमेशा। वो एक बार कैलकाटा गए थे घूमने जी। अपने मित्रों के साथ, पूरी फैमिली। तो वहाँ पे वो उन्होंने पहले वहाँ पे वो चलती थी, जो हाथ फ्रॉग से होती थी नहीं, क्या? हाथ से रिक्शा खींचते थे जो अच्छा, हाँ, लोग, हाँ, हाथ रिक्शा जो होती थी। जी, जी। जो आदमी एक खींचता हाँ, था और समझ गया। पीछे दो तीन लोग बैठते थे। जी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ये बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक आदमी का वजन आदमी खींचे, मैं पैदल चलूंगा, मैं इसके ऊपर नहीं बैठ सकता। हमारा एक सबसे चर्चित नाटक रहा, जय सुखते चावे जीवना तो भोंदू बन के रहे, जिसका भी हमने हाल में बम्बई भी 2 शो करके आए, 3 शो करके आए हैं। मैंने जो उनका जीवन देखा ना, कि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और उनका एक कथन हमेशा रहता था कि भाई कोई तुम्हारे कांटेक्ट में है और वो तुमसे कुछ कह नहीं पा रहा, तुम्हें लग रहा है कि मुझे इसकी ये मदद करनी चाहिए, जी, जी। उस वो खुद तुमसे कह नहीं पा रहा, फिर तुम उसकी मदद करो, उसकी जी। मदद, उसकी परेशानी समझ के, वो सबसे बड़ी सेवा है। हमारे जो परिवार में जो हमारे रिश्तेदार थे ना, उनको बहुत मानते थे, सब सलाह लेते थे उनसे, सब उनको कहते थे कि ये है। उन्होंने बहुत काम करे सबके, और कभी किसी को कभी नहीं कहा कि भाई मैंने इसके लिए ये किया। उन्होंने एक बार पूरे डिस्ट्रिक्ट में गीता जयंती के अवसर पे, मैं समझता हूँ लगभग 2 से 3 हजार गीता उन्होंने हर स्कूल स्कूल में प्रोग्राम करके बांटी। मतलब इस तरह का उनका हाँ, वो उनका था भाई गीता तो हर घर में हर बच्चे को आनी चाहिए। अपने पास बैठाया, बोला बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुन, कि तू इंजीनियरिंग कर लेगा ठीक है, अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, काम करियो खूब, नौकरी भी करियो एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन जब उन्होंने लेकिन कहा, लेकिन अंत में व्यापार तेरे को अपना ही करना है। बेटा एक बात याद रखना, बनिया ना नौकरी देता है, लेता नहीं कभी। ये समझाया उन्होंने। ये समझाया उनको, मेरे को। और तू चाहे बेशक इंजीनियर बन के भी अगर तेरे को कोई फैक्ट्री ना लगा सके, कुछ काम ना कर सके, तो चाहे तू चाय की दुकान खोल लियो, उसमें भी तू 2 आदमी को तो नौकरी देगा ना, एक कपड़े धोने वाला रखेगा, रोजगार देने का। हाँ। और जिस दिन उनके बनिए ने नौकरी लेनी शुरू कर दी ना, उस दिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था जीरो हो जाएगी। नरेश चौहान जी, सत्यवेद नाडिया जी के साथ मिलके उन्होंने बाल मुकुंद परिषद में अध्यक्ष के पद पर वो लगभग 25 साल रहे, लंबे अरसे तक वो अध्यक्ष रहे। वो जिम्मेदारी अब इन्होंने मेरे को दे दी है, तो मैं भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता हूँ। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज लीक से हटकर के यह वीडियो है, एकदम लीक से हटकर। आमतौर पर राजनीतिज्ञ हमारे साथ होते हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं, दूसरे क्षेत्र के कुछ चर्चित चेहरे हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज चर्चित चेहरे तो हैं, लेकिन विषय दूसरा है। विषय है श्याम सुंदर सिंघल की पुण्यतिथि। श्याम सुंदर सिंघल की आज 10वीं पुण्यतिथि है। उनके सुपुत्र बड़े बेटे हेमंत सिंघल और छोटे बेटे ऋषि सिंघल हमारे साथ हैं, और हमने इन्हें अपने स्टूडियो में इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि श्याम सुंदर सिंघल कौन थे, क्या उनका व्यक्तित्व था, शहर में उनकी किस कारण बड़ी पहचान बनी, किस तरह वह जन जन में लोकप्रिय बने, और किस तरह उन्होंने उस दौर में अखबार घर घर पहुंचाया था,
जिस दौर में अखबार पहुंचाना बड़ा दुष्कर कार्य माना जाता था, श्याम सुंदर सिंघल की अगली पीढ़ी यानी श्याम सुंदर सिंघल के पिता सूरजमल सिंघल अखबार की दुनिया से नहीं जुड़े थे, लेकिन उनके चाचा टीकाराम सिंघल स्वतंत्रता सेनानी थे और अखबार की दुनिया से जुड़े हुए थे। पहली अखबार की जो हम कहें पौध जो है, पहला अखबार वितरण का कार्य अगर किसी एजेंसी से शुरू हुआ तो वो टीकाराम सिंघल के यहाँ से शुरू हुआ, जिसे बाद में वटवृक्ष बनाया श्याम सुंदर सिंघल ने। हम ये कह सकते हैं कि टीकाराम सिंघल ने जो पौधा लगाया था उसे वटवृक्ष बनाने का काम किया श्याम सुंदर सिंघल ने, और उस दौर में किया टीकाराम सिंघल ने, श्याम सुंदर सिंघल ने, जिस दौर में अखबार पहुंचाते हुए कई बार डर भी लगता था, कई बार उल्हाने भी आते थे। और उस समय ऐसा नहीं था कि अखबार की अभी प्रेस, जैसे दैनिक भास्कर अभी खिजूरी से छप कर आ जाता है, रेवाड़ी में भी प्रेस है, दूसरी जगह भी प्रिंटिंग प्रेस है। तब अखबार की प्रेस भी कम होती थी, अखबार भी कम होते थे, पढ़ने वाले भी कम होते थे। वो दौर था। उसी दौर की आज चर्चा करेंगे और श्याम सुंदर सिंघल के विहंगम व्यक्तित्व पर पूरी तरह चर्चा करेंगे। और शुरुआत करेंगे श्याम सुंदर सिंघल के बचपन से और उनके बड़े बेटे हेमंत सिंघल से। हम कहेंगे कि शुरुआत एक बार आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो दोनों भाइयों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप एनजेपी के बुलावे पर आए, आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं श्री महेश वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आज जो हमारे पिताश्री श्री श्याम सुंदर जी सिंघल थे, उनके लिए एक चर्चा के लिए हमें बुलाया यहाँ पे। एनजेपी चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। और उनके बारे में जो मेरे से हम तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो, क्योंकि हम अखबार वाले रहे हैं, हमने लंबे समय तक दैनिक जागरण में काम किया, उससे पहले दैनिक भास्कर में रहे, अमर उजाला में रहे, तो हम भी अखबार की दुनिया से जुड़े रहे। उनसे हमारा गहरा लगाव था, समाचार पत्र के प्रतिनिधि के नाते उनके पास मिलना जुलना था। वह हमेशा चिंता करते रहते थे। वो खुद समाचार नहीं लिखते थे, लेकिन उनको समाचारों की भी समझ थी, अखबार की क्वालिटी की भी समझ थी। तो आप लोगों ने उनसे क्या सीखा, कैसे अखबार की दुनिया में उनका पदार्पण हुआ, वहाँ से शुरुआत से आप पिताजी के बारे में बताइए। जो मैं सबसे पहले उनके बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो अखबार लाइन में काम, जो हमारे बाबा जी और उनके चाचा जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे श्री टीकाराम जी सिंघल, उनसे सीखा उन्होंने सारी चीज़ें। वो इस लाइन में लगभग 67 में आए, जैसा हमें पता है। मेरा बर्थ तो 73 का है जी। लेकिन तो श्याम सुंदर सिंघल जी 1967 में जब वो मेरी लगभग 18-19 वर्ष के थे, तो उन्होंने इस काम को, हमारे बाबा जी जो टीकाराम सिंघल थे, वो उनको इस काम में लेके आए। न्यूज़पेपर के वितरक बन गए थे उस समय। हाँ, लेकिन जो हमारा परिवार की सोच थी, जो हमारे बाबा जी की सोच थी और जो हमारे पिताजी की सोच थी, उन्होंने एज ए बिजनेस इस काम को ज्वाइन नहीं किया था। जी। उस टाइम में बहुत समस्याएं थी देश में, तो उनको दिमाग में था कि भाई लोगों तक चीज़ें कैसे पहुँचे, सूचना कैसे पहुँचे। तो उन्होंने एक स्लोगन, हमारे पिताजी हमेशा कहते थे, हमने जो अखबार का काम शुरू किया था, वो कहा, उनका पीछे एक ही मकसद था, बेखबर को बाखबर करना। ये कहते भी थे, वो कहते थे, उन्हीं का एक बेखबर को बाखबर करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपने सही याद दिलाया। हाँ, हमको भी कहते थे कि भाई मैं तो इस उद्देश्य से वैद्य जी इस लाइन में हूँ। हाँ जी। तो उन्होंने जब शुरुआत की थी तो सिर्फ ये था कि भाई लोगों में अवेयरनेस आए, जो अखबार में लेख लोग छपते हैं उन तक, लोगों तक पहुंचे वो, और लोग उनको पढ़े। पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इतना होता नहीं था। जी। प्रिंट मीडिया का ही जमाना था। जी। अखबार से ही लोगों को तक बात पहुंचती थी, देश के बारे में, हमारी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टी क्या कर रही हैं, या कुछ भी है, तो एक प्रिंट मीडिया ही साधन होता था। आपकी उम्र कितनी है हेमंत जी? मेरी उम्र, अब मैं 51 साल का हो चुका हूँ। तो आपने तो वो दौर देखा होगा, बिल्कुल जो प्रिंट मीडिया, बिल्कुल मैंने उस टाइम में दौर देखा था। हाँ, तो जो शुरुआत का दौर था, आपने वो दौर देखा हुआ है, तो किस तरह अखबार पहुंचता था जो लोगों तक? मेरे को ध्यान है, जब मैं कौन सी एजेंसियां, जैसे हमारे पास रेवाड़ी क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट की सब एजेंसियां, सब अखबारों की, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान हिंदी, और ये दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला तो बहुत बाद में आए हैं। जो इनसे पहले जो अखबार थे हरियाणा में बाद में दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, वैसे तो पुराने अखबार हैं। हाँ,
अमर उजाला तो में, जी हर अखबार की एजेंसी हमारे पास ही होती थी पूरी डिस्ट्रिक्ट में, और हम ही यहाँ से सप्लाई भेजते थे। और पहले कोई टैक्सी वैक्सी बहुत ज्यादा नहीं आती जी, थी, जी। बसों से अखबार आते थे, ट्रेन से अखबार आते थे। अच्छा, दिल्ली से छप करके? दिल्ली से छप के अच्छा ट्रेन अच्छा, में रख दिया प्रेस ने बंडल, जी, और जी। यहाँ के उतारना है। पहले कोई इतना कोई साधन भी नहीं था कि भाई बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं या किसी से मंगा लिए। हमारे फादर खुद जाते थे ट्रेन से, और उन्होंने अपने कंधे पे अखबार उठा के लाते थे अच्छा, बंडल। बहुत बड़ी बात है। मतलब उस दौर में हाँ, रेलवे स्टेशन जाना, कंधे पर अखबार उठा ऐसे ही करके बस लेकर बस जाना। स्टैंड जाते थे, जो बस अखबार बस से आता था, जी जी और हमने भी कई बार देखा है उनको, जी जी और जी। लेके आते थे। लेकिन उनकी इतनी ज्यादा उसके प्रति वो निष्ठा इतनी थी कि सुबह सप्लाई आती 3 बजे। 3 बजे, अच्छा, ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, एक जुनून था कि मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना है, मुझे बस अड्डे पहुंचना है, अपने साथ किसी को लेके पहुंचना है, अखबार उठा के लाने हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो आंधी सारी बारिश कुछ भी गर्मी हो, सर्दी, एक अखबार पहुंचाना। एक दौर तो मुझे अच्छी तरह याद है 1984 का, जी जी जो जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, जी जी उस टाइम में पूरा एक तरह से देश जल गया था, विशेष जी दिल्ली। जी 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 जी, हाँ। और दिल्ली में तो कर्फ्यू वगैरह सब लग गए थे, हालात नियंत्रण में हालात नहीं थे जो। नियंत्रण में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन हमारे पापा को ये जुनून था कि मेरे को अखबार तो पहुंचाना है सबके पास। अच्छा अच्छा, अब कैसे आए कर्फ्यू में भी, उन्होंने यहाँ पे जो उस टाइम में हमारा जो राज्य के में डीसी या कलेक्टर जो भी होते थे, जी जी उनसे स्पेशल पास बनवाया। उधर प्रेस वालों ने दिल्ली से पास बनवाया, और वो बोले भाई बसें सब बंद हैं, सब कोई ऐसी दिक्कत है बहुत ज़्यादा, हम अखबार भेजने में असमर्थ हैं। यहाँ पता किया, मेवात बस चलती थी उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, मेवात, 1984 में। हाँ, हम्म। उस टाइम में उन्होंने मेवात बस से पता किया, बोला हाँ ठीक है जी, हमारी बस एक बस जा रही है, अलाउड हमको किया है सरकार ने, और उससे हम अखबार लेके आ सकते हैं। हमारे पापा उस वक्त बैठ के गए उस बस में, और वहाँ से प्रेस के भी आदमी उनके साथ आए। जी बोले जी, सिंगल साहब आपने इतना रिस्क लिया, गोलियां चल रही हैं हर तरफ, लेकिन पापा बोले भाई मेरे को तो अपने शहर के लोगों को तो अखबार ये पढ़ाना जुनून है। था, ये जुनून था अखबार पहुंचाने का जो। और ऐसे कुछ ऐसी घटना घटी नहीं, लेकिन वो बताते हैं कि जब हम दिल्ली से निकल रहे थे जी जी, तो गोलियां चली, और 1-2 गोली उनकी बस पे लगी बाहर। अच्छा, हाँ, शीशा भी क्रैक हुआ। बहुत बड़ा रिस्क लेकर चले थे। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और हमेशा अपने अखबार को टाइम पे पहुंचाने की कोशिश करते रहे हमेशा। और हमेशा जो पाठक था ना, उसकी सुनी उन्होंने हमेशा। मतलब डेडिकेटेड थे हाँ, पाठक के प्रति, पाठक के प्रति। जिसे अखबार पढ़ना है उस तक हाँ, अखबार पहुंचाना। बिल्कुल तो बिल्कुल। बड़ा नेटवर्क जो है उन्होंने खड़ा कर रखा बड़ा था। जैसे नेटवर्क। आपने मुझे बताया कि सारी अखबार, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ट्रिब्यून, जितने भी अखबार थे, ज्यादातर की एजेंसियां, अधिकांश की हम कह लगभग दें, सबकी। लगभग हाँ, सबकी जो एजेंसियां हैं वो सब आपके पास आई। हम्म। उनमें ऐसी क्या खूबी थी, किसी दूसरा ठिकाने पर कोई दूसरा ठिकाना उन्होंने नहीं देखा? एक सब तो जो आपके पिताजी के पास ही आती प्रेस रही, वाला ये दादा के सोचता पास? था कि जी। भाई अगर सिंगल साहब के पास अगर हमारा अखबार चला गया ना, तो पहले था कि एक तो डिलीवरी टाइम पे करेंगे, गारंटी अखबार थी। की गारंटी थी इस बात की। जी 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 और वो अपने जो हॉकर्स जो हमारे यहाँ काम करते, लगभग पहले हमारा लगभग 100 आदमी का स्टाफ था जो अखबार वितरित करते थे, जो हमारे जी जी। साथी थे। वो सुबह साइकिल पे अखबार वितरित होता था। अब तो चलो मोटरसाइकिल भी लोगों ने ले ली है। साइकिल पे हर एक हॉकर 3 बजे हमारी शॉप पे पहुंच जाता था, और सब अपने अपने अखबार गिन के लेते थे। और उनका दिमाग में ये था कि 6 बजे तक अखबार बंट जाना चाहिए, 6 बजे तक चाहे अखबार। सर्दी है चाहे कुछ भी है, जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी आप फारिग हो जाओगे, जिससे आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। वो जी उनका वो मोटिवेशन भी इस तरह से करते थे, जो अपने हॉकर्स तो वो मानते थे उनकी बात सारी। जी जी। उनको डांट भी महत्वपूर्ण देते कड़ी तो होकर ही हाँ, होता है। जी जी। उनको डांट भी देते थे। कोई लेट आता था तो उसको डांट देते थे। फिर बाद में जब वो अखबार बांट के आता था तो उसको इस रूप में समझाते थे वो कि भाई देख, मेरी बात का बुरा मत मानियो, अभिभावक के नाते। हाँ, मैंने किस लिए तेरे को डांटा, तू जल्दी आएगा तो जल्दी अखबार बांट देगा, फिर तेरे को दूसरा काम भी करना है, क्योंकि पार्ट टाइम काम करते थे सब अखबार का। जी 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 जी। तो तू 6 बजे मान ले बांट के आ गया तो तू 2 घंटे घर जाके आराम कर सकता है, जी जी। क्योंकि तेरे को 9 बजे दूसरी ड्यूटी पे जाना है। जी और जी। तू अगर लेट ही आएगा और लेट भागम भाग यहाँ से जाएगा, फिर दूसरी ड्यूटी पे करा जाएगा। मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है तेरा उनके स्वास्थ्य व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण जो हाँ, है तेरा स्वास्थ्य हिस्सा खराब है। होगा जी जी। तो उससे क्या फायदा। मैं नहीं चाहता तेरा स्वास्थ्य खराब हो। अब ऋषि से एक बात जानते हैं, ऋषि बताएंगे। ऋषि, पापा के बारे में ये बताइए कि जो आपको
कब सौंपा कि आप भी इस लाइन से जुड़िए कि आपको भी अखबार वितरण का काम बंद नहीं करना है, अखबार की एजेंसी रखनी है? आपके पास नए नए बिजनेस भी खड़े हो गए थे, हम लोग देखते हैं श्री जी का जो आपका जो सारा जो शहर जानता है, जो वो आपकी मिठाइयों का, इनका सबका सारे व्यापार होते हुए भी अखबार की दुनिया से ही आपको जोड़े रखा, आज भी आप जुड़े हुए हो। वो पिता ने कब ऐसा कहा, आपके पिताजी ने? जो 1996 में जब रेवाड़ी शहर बढ़ रहा था, तो उस समय जो हमारा रेलवे रोड पे एक प्रतिष्ठान होता था, जो हमारे बाबा जी, ताऊ जी, आलोक सिंघल जी, हम देखते थे सब मिलजुल के। तो मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी जब ही, तो उस टाइम पे फिर ये डिसीजन हुआ फैमिली उसमें कि भाई एक हम एजेंसी खोल लें, अपनी ही दूसरी एजेंसी, जिसमें एरिया हम डिवाइड कर लें। तो फिर एक मॉडल टाउन में ये करके एक एजेंसी बनाई गई। उस दौरान मेरी ग्रेजुएशन चली रही थी, तो फिर उन्होंने मेरे को प्रोप्राइटर बना दिया कि क्योंकि हेमंत तो जॉब में थे पहले, इंजीनियर हैं ये, तो उसके बाद फिर मेरे को सौंप दिया उन्होंने, और सौंप क्या दिया, उन्होंने ही संभाला था, मेरे नाम से कर दिया था, तो फिर मेरे को वहाँ बैठना पड़ा। और फिर मैं लगातार 96 से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इसी काम से। आपके टाइम मैकेनिज्म ज़्यादा उन्नत हो गया था, थोड़ा सा उन्नत हो गया था, अखबार जल्दी आना शुरू हो गया था, जल्दी आना शुरू हो गया। फिर दैनिक भास्कर आ गया, वो अलग मोड में आया, थोड़ा सा बिल्कुल अलग मोड। 1 साल तक उन्होंने सर्वे किया जी, और उस दौरान भी, सर्वे के दौरान भी, जैसे मैंने कहा, एकदम नया प्रयोग था। वो थोड़ा सा आप नए प्रयोग के बारे में, आप और पिताजी क्या सोचते थे? श्याम सुंदर सिंघल जी, वो बताओ, क्या चर्चा होती थी उसमें? ये हुआ कि 1 साल पहले ना उन्होंने सर्वे शुरू कर दिया, एक यहाँ प्रतिनिधि भेज दिया उन्होंने और अपनी पूरी टीम भेज दी। वो आए कि भाई ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं जी, दैनिक भास्कर शुरू होगा, तो आप क्या नाम, जो हमें सहयोग कीजिए। राजस्थान में तो छाप छोड़ ही रखी थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नया वो जम के आया था। तो फिर उस दौरान क्या हुआ कि मैंने पापा से कहा कि भाई ये तो अभी हमारे को तो इनकी बातों से लग रहा है कि एजेंसी शायद नहीं देंगे, ये नए रूप में कर रहे हैं और सारा ये सर्वे कर रहे हैं, और वो हमें तो इनका ज़्यादा कोऑपरेट हम क्यों करें। भाई मैं नया था, तो उस चक्कर में उनसे ये बात, मेरा क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो हमारे शहर में आया है, हम पहले उसको सुनेंगे, उसकी बात, और उसकी कोऑपरेट करेंगे उसको। वो ठीक है, तुम अपना काम करो, आपको कोऑपरेट करना कर दो। ये इनकी सोच है, किसको एजेंसी देते हैं, नहीं देते, किसको एजेंसी देते हैं, वो बाद की बात है। अच्छा। 1 साल तक हमने पूरा उनको कोऑपरेट किया, और उसी वजह से ही दैनिक भास्कर जो है नंबर 1 बना। और फिर उसके बाद उनकी एजेंसीज के लिए भी उन्होंने जो प्रोसीजर था उनका, उन्होंने कई लोगों को इनवाइट किया यहाँ से, रेवाड़ी से। जी। उन्होंने ओपन कर दिया कि भाई कोई भी आइए, तो कुछ लोग गए भी। फिर जो इनके मालिक थे उनसे जैसे मुलाकात हुई, भेंट हुई, तो फिर उन्होंने ये जज किया कि भाई इनकी एजेंसी है, इन्हीं को ही मिलनी चाहिए, और इनका स्थापित काम है। हाँ, तो उन्होंने रमेश अग्रवाल जी चैन बनी हुई है, से मिले हमारे फादर, और फिर उन्होंने डिसाइड किया भाई ये लोग मुझे सही लगते हैं, हम नई चीज़ को ना छेड़ के इन्हीं को एजेंसी दें। फिर उस टाइम पे हमने फिर एक ही एजेंसी ली थी, आलोक सिंघल जी के वाले प्रतिष्ठान पे। फिर हमने 2 अलग अलग बाद में बनवा ली थी, बाद में अपनी बनवा ली थी। तो ये था जो उस दौर। तो पापा से जुड़ी, क्योंकि उस दौर की जो यादें हैं आपके जहन में भी बहुत सारी होगी। मैं देखता था कि सामाजिक जो कार्य, उनमें हमेशा श्याम सुंदर सिंघल को हम आगे देखते थे। वो बिजनेस के साथ साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए थे, आपने देखा होगा। तो उनकी जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम है, वो थोड़े से हम आपसे जानना चाहेंगे। जो हमारे फादर बहुत पहले से लायंस क्लब से जुड़ गए थे, तो उसमें ज़्यादातर सामाजिक कार्य हम देखते थे, जो होते थे कि भाई कभी कुछ आई कैंप बहुत लगवाए उन्होंने, तो डॉक्टर सक्सेना जी के यहाँ पे लगते थे कैंप, तो अक्सर वो मैं देखता था कि उनका नाम कहीं नहीं होता था, पर वो सबसे काम करने वालों में वो होते थे, कभी उन्होंने नाम की परवाह नहीं करी। और हमेशा जैसे जो भी आदेश हुआ डॉक्टर साहब का या हमारे बाबा जी का कि बेटा ये करो, तो तुरंत वो, हमने उनको देखते थे, लगे रहते थे वो। और कितने ही आई कैंप लगाए होंगे, और उसके लिए घर से भी कभी कुछ सामान लेके जाना, कभी हमारे को कहना बेटा वो पहुँचाओ, ये करो फटाफट। मतलब आई कैंप का उनका विशेष वो रहा, कितने ही कैंप लगाए होंगे, उसमें उनका भागीदारी पूरी रही, वो हम देखते थे, तो वो सीखते थे। और उसके बाद फिर और भी कोई भी सामाजिक कार्य होता था या धार्मिक कार्य होता था, वो हमेशा
किसी को मना नहीं करते थे। जी जी उनकी कुछ बातें ऐसी भी थी कि जैसे उन्होंने किसी को कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया तो उनकी मदद कर देनी है बिना हमसे पूछे या कुछ डिस्कस करे। जी जी हमें तो बाद में जब उनकी डेथ के बाद कुछ लोगों ने आके बताया कि बाबूजी ने हमारी इस तरह हेल्प की थी, तो हम तो वो इसी तरह के थे। वो इस तरह के थे। वो हाँ। ये कहते थे कि बेटा किसी को कुछ दो ना, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगना हाँ, चाहिए। प्रचार के पक्ष में वो नहीं थे प्रचार कि के वो पक्ष में ढिंढोरा कभी नहीं पीटा रहे, जाए उस बात कभी का। नहीं रहे। उनके एक छोटी सी बात ध्यान आती है मेरे को। उनके एक मित्र बताया करते हैं कि वो एक बार कैलकाटा गए थे घूमने जी अपने मित्रों के साथ, पूरी फैमिली। तो वहाँ पे वो उन्होंने पहले वहाँ पे वो चलती थी जो हाथ ट्राम से होती थी, नहीं, ट्राम हाथ से रिक्शा खींचते थे। अच्छा, जो हाँ लोग, हाँ, हाथ रिक्शा होती जो थी। जी जी जो आदमी एक खींचता हाँ, था और समझ गया, बाद पीछे 2-3 लोग बैठते थे। जी जी तो कहीं जाना था उनको बाजार में, तो उन्होंने जी कहा भाई ये कर लेते हैं, चलो बैठते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ये बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक आदमी का हो जाए ना आदमी खींचे, मैं पैदल चलूंगा, मैं इसके ऊपर नहीं बैठ सकता। मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। ये बात उन्होंने बताई हमें, जी 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 तो बड़ा वो ध्यान आ जाती है बातें कई बार। लेकिन तो संदेश बहुत बड़ा था इसके संदेश बहुत पीछे बड़ा तो। था कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी का बोझ खींचे, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो आज श्याम सुंदर सिंघल के परिवार की बात करें कि दोनों भाई तो आप बैठे हैं, बहन आपकी, हाँ, आप वो परिवार के बारे में बताइए एक बार। जो सिंघल साहब का परिवार जो तो बहन बहन हमारी थी, हमारी बहन। अच्छा उनको कुछ कैंसर की प्रॉब्लम हो गई अच्छा, थी, तो मैं वो तो दिवंगत ये हो गई वो। अच्छा चलिए, उनको श्रद्धांजलि। लेकिन जी एक जी। आप दो भाई एक हम दो बहन थे। हम दो भाई हैं, और अच्छा हमारे जो बहन थी उनके 2 बच्चे हैं। जी जी एक बेटा जॉब कर रहा है, और बिटिया भी अभी पीछे जॉब कर रही थी। लेकिन हम अपने दर्शकों को आप दोनों के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। आपको कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे जुड़ा हुआ देखते हैं, अपने बारे में खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सीधे सीधे हम कहें कि अभिनय के क्षेत्र में भी अच्छा आपने नाम कमाया। वो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, संक्षिप्त परिचय, फिर हेमंत भाई का भी लेंगे और आपका भी। मैं स्कूल टाइम में 12वीं क्लास में था, जब मैंने थोड़ा सा कि मन में एक जिज्ञासा सी हुई कि भाई एक्टिंग वगैरह करते हैं लोग, तो मैं भी क्यों ना करूँ। तो हमारे सर विपिन सुनेजा जी जी उस टाइम में हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, जी जी तो जिक्र आ गया, तो बोले कि भाई करो तुम भी, अगर तुम्हारा मन है तो। उन्होंने उस टाइम नाटक कराया था हमारे से हिंदू स्कूल में। जी जी फिर उसके बाद मैं बंजारा थिएटर ग्रुप से जुड़ गया था। जी उसके दौरान हमने बहुत नाटक करे, दिल्ली श्री राम सेंटर और कई जगह करे नाटक। और उसके बाद फिर कोई हमने चर्चित नाटक का नाम और वो उसमें आपकी चर्चित भूमिका का नाम? हमारा एक सबसे चर्चित नाटक रहा, जय सुखते चावे जीवना तो भोंदू बन के भोंदू रहे, बन के रहे। जिसका भी हमने हाल में बम्बई भी 2 शो करके आए, 3 शो करके आए हैं। जी जी और उस नाटक में मैंने 4-5 भूमिका अलग अलग समय पे निभाई, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम कर रहे जी हैं। जी तो उसमें मैंने भोंदू का अभिनय भी करा है, उसमें मास्टर हेडमास्टर का कैरेक्टर भी करा है मैंने। समझदार ऋषि भोंदू बने रहे। वो जीवन का सत्य तो यही है ना कि जी अगर हाँ, आपको समझदार से चलना है तो भोंदू बन के रहना ही भोंदू बन पड़ेगा। के रहना पड़ेगा। तो ये संदेश भी हमारा नाटक यही देता है। जी जी और उसके बाद फिर हमने एक फिल्म भी बनाई, पीहर की चुंदड़ी, हरियाणवी फिल्म। जी जी और फिल्मों में भी अभिनय किए फिर। तो और आप जो ये जो गतिविधियां थी आपकी, अभिनय की, सांस्कृतिक क्षेत्र में ग्रुप से जुड़ना, थिएटर से जुड़ना, पिताजी का कितना आशीर्वाद रहा? वो मेरे को तो कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने कि भाई कुछ कर रहा हूँ, तो कभी रोका टोका नहीं हमारे को, किसी को भी नहीं टोका। जी जी पर मुझे शायद पता लगता था इधर उधर से कि हमारे भाई को या मदर को कि भाई तेरे पापा नाराज हैं, तू इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि इस काम को काम नहीं समझा जाता। हाँ। तो पर मेरे को उन्होंने कभी अपनी तरफ से मुंह पे भी नहीं कहा कि भाई तू ये क्यों कर रहा है। हेमंत को कहते थे जो शायद कहते होंगे, तो क्योंकि मुझे खबर आती थी कि भाई ये क्योंकि थोड़ा सा ना इस काम में भागा दौड़ी हो जाती है, समय भी देना पड़ता समय है, देना पड़ता है, थोड़ा सा और दुकान से भी, शॉप से भी, आप बिजनेस से भी अलग हो जाते हो थोड़ा सा। पर उन्होंने कभी रोका नहीं, पीछे से वो प्रेज ही करते थे। हेमंत जी, आप अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। मैं एक दो बात थोड़ी सी पापा के बारे में और बताना चाहता हाँ, अभी हूँ तो बात करेंगे हम, बताओ। कि मैंने जो उनका जीवन देखा ना, कि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और उनका एक कथन हमेशा रहता था कि भाई कोई तुम्हारे कांटेक्ट में है और वो तुमसे कुछ कह नहीं पा रहा, तुम्हें लग रहा है कि मुझे इसकी ये मदद करनी चाहिए, जी जी वो खुद तुमसे कह नहीं पा रहा, फिर तुम उसकी मदद करो, उसकी मदद, उसकी परेशानी समझ के, वो सबसे बड़ी सेवा है। वो सबसे बड़ी। चाहे हमारे
रिश्तेदार वो कहते थे चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमारे परिवार में किसी को कोई समस्या हो, हमारे जो परिवार में जो हमारे रिश्तेदार थे ना उनको बहुत मानते थे, सब अच्छा। सलाह लेते थे उनसे, सब उनको कहते थे कि ये है। उन्होंने बहुत काम करे सबके, और कभी किसी को कभी नहीं कहा कि भाई मैंने इसके लिए ये किया। उनका एक मूल मंत्र था, कुछ भी करो सेवा करो, प्रचार सेवा मत करो। प्रचार के तो बिल्कुल सख्त विरोध में थे वो, बल्कि हम उनके इन आदर्शों पे नहीं चल पाते। जी जी। हम सोचते यार कुछ कर दिया तो उसको पब्लिसिटी वो भी करो, लेकिन जी जी। एक गौ सेवा के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जी। और एक बार उनको बीच में आया जब गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे हमारे पास गीता प्रेस का जी। मेन काम था, गीता प्रेस की पुस्तकें हम ही रखते थे पहले रेवाड़ी में जी जी। प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने एक बार पूरे डिस्ट्रिक्ट में गीता जयंती के अवसर पे, मैं समझता हूँ लगभग 2 से 3 हजार गीता उन्होंने हर स्कूल में प्रोग्राम करके बांटी। मतलब इस तरह का उनका हाँ, वो उनका था भाई गीता तो हर घर में हर बच्चे को आनी चाहिए। और एक प्रोग्राम ने सैनिक स्कूल में भी किया था उस पुराने टाइम में। जी तो जो हमारे शायद मिश्रा जी थे, RL मिश्रा जी, जो जी RC मिश्रा जी, जी जो DGP या काफ़ी ऊंचे अभी भी शायद होंगे उसमें, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने भी गीता पे बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था। और उन्होंने उस टाइम में वो धर्मवीर बुल्डोदिया जी जी जी। थे, जो हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी जिला थे, शिक्षा जी। अधिकारी, उन्होंने भी उनसे बहुत जगह उन्होंने सरकारी स्कूलों में कहा कि भाई सिंघल साहब यहाँ गीता दे दो, यहाँ दे दो, 500 गीता दे दो, 700 दे दो, 1000 दे दो। तो हम गीता प्रेस से मंगाते थे गीता, और सब बच्चों को वो कहते थे अगर गीता घर में रखी भी हुई है तो बच्चा कभी ना कभी तो पढ़ेगा उसको। जी जी। अब आप अपने बारे में बताओ। मैं अपने बारे में तो क्या बताऊं, मैंने इंजीनियरिंग की। इस बिजनेस में मैं तो बहुत लेट आया। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने कुछ समय तक नौकरी भी की, लेकिन वो हमारे बाबा जी कहते थे, अब इस बात को अगर दूसरी तरह से आप मत जोड़ना, जी कि वो हमेशा ये कहते थे कि एक बार मेरे को उन्होंने बुला के कहा कि बेटा तू, जब मैं 10th क्लास में था, कि बेटा क्या कर रहा है तू। मैं बेटा बाबा जी पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, कॉलेज में भी मैंने, स्कूल में भी टॉप किया था उस टाइम में। तो पहले क्या था कि भाई जो बच्चा टॉपर होता था ना वो साइंस पढ़ेगा, यही था। जबकि ये गलत चीज है, वैसे मैं मानता हूँ इसको, बच्चे का इंटरेस्ट पूछना चाहिए। हाँ, तो हमारे दिमाग में एक बात डाल दी थी, भाई तू तो साइंस पढ़ेगा, और तेरे पास 2 ऑप्शन है, मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो मेडिकल में मेरे को रुचि नहीं थी, रुचि मेरे को नॉन मेडिकल में बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नॉन मेडिकल। आप कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे? कला के क्षेत्र में भी, और कुछ मैं कॉमर्स के में भी अच्छा, हाँ, था, ठीक है, बिजनेस में CA का दिमाग में था, पर वो ऑप्शन नहीं था हमारे पास। जो टीचर्स थे ना हमारे, वो कहते नहीं भाई तू ही नॉन मेडिकल नहीं लेगा तो कौन लेगा फिर। ये हमने कर ली, खैर मैंने इंजीनियरिंग भी कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने। और बाबा जी ने मेरे से जब पूछा, जब मैं 10th में था, कि तू क्या करेगा, मैंने कहा बाबा जी इंजीनियर बनूंगा मैं, और हो सकता है मैं बाहर भी चला जाऊं कहीं आपको छोड़ के। तो बाबा जी हमारे थोड़े से गुस्सा भी करते थे उस टाइम। बड़े शांत होकर उन्होंने मेरे को अपने पास बिठाया, बोला बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुन, कि तू इंजीनियरिंग कर लेगा ठीक है, अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, काम करियो खूब, नौकरी भी करियो एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन जब उन्होंने लेकिन कहा, लेकिन अंत में व्यापार तेरे को अपना ही करना है। जी जी। तो कुछ भी काम करियो, क्योंकि अब इस बात तो ये को, जो जब वो जीवित रहते हुए ही ये हाँ, जो आपका श्री जी का स्थापना हो गई हाँ, थी, हाँ, 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 वो उनके ही दिमाग की परिकल्पना हाँ, थी? उन्हीं की दिमाग की परिकल्पना थी। तो कौन से सन में की थी श्री जी की स्थापना? 1997 में श्री जी स्वीट्स के नाम से, हाँ, उससे, हाँ। तो 1997। तो मैं, हाँ, वो थोड़ी सी बात था वो। तो उन्होंने कहा कि भाई तूने कौन से कुल में जन्म लिया है, समझाने का तरीका था, आप उसको अदरवाइज मत लेना। मैं समझा ही नहीं उसको कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी। फिर उन्होंने समझाया कि हम है ना, हम बनिए हैं महाजन। जी जी। बेटा एक बात याद रखना, बनिया ना नौकरी देता है, लेता नहीं कभी। ये समझाया उन्होंने, ये समझाया उनको, मेरे जी, को। और तू चाहे बेशक इंजीनियर बन के भी अगर तेरे को कोई फैक्ट्री ना लगा सके, कुछ काम ना कर सके, तो चाहे तू चाय की दुकान खोल लियो, उसमें भी तू 2 आदमी को तो नौकरी देगा ना, एक कपड़े धोने वाला रोजगार देने का काम करेगा जो। हाँ। और जिस दिन बनिए ने नौकरी लेनी शुरू कर दी ना, उस दिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था 0 हो जाएगी।
बड़ी मतलब ये उनका था काम के प्रति, मतलब अपना काम करो। तो आपको तो बड़ा अच्छा जो आइडिया दिया। मेरे को आइडिया दिया, देख लो ना, मैं इंजीनियर बनने के बाद भी मैं एक हलवाई की दुकान खोल के बैठ गया। जी जी। लेकिन आज मैं इतना संतुष्ट हूँ इससे कि भाई एक श्री जी का खोलने से भी आज मेरे पास जो भी स्टाफ है, एक श्री जी खोलने से कम 40-50 जो भी परिवार हैं, जी जी, वो सब उसमें मेरा परिवार भी आ गया, सबकी जी, रोजी रोटी चल रही है। सबकी रोजी रोटी। अगर मैं खाली इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा होता तो अपने लिए कर रहा होता, बस अपने लिए कर रहे होते। चाहे मेरे को करोड़ों का पैकेज होता, कुछ भी होता, क्या उसका यूज था। चलिए अब पापा के यादों पर आते हैं एक और फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। जैसा आपने 1984 का किस्सा बताया, उसी टीकाराम सिंघल के दौर में भी आपके जो दादाजी थे, उस दौर में भी इस तरह के कई किस्से आए होंगे जब अखबार पहुंचाना बहुत कठिन रहा होगा। कई बार 1934 की कब स्थापना हुई? 1932 में पहली अखबार की एजेंसी कब स्थापित हुई थी? जो 32 में बताया जाता है। 1932 में, उस टाइम देश आजाद भी नहीं हुआ था। स्टेट्समैन अखबार आता था जब, इंग्लिश का, अंग्रेजों का राज था यहाँ पे। जी जी जी। और तेज आता था उर्दू का। जी जी। शायद हिंदी का तो उस टाइम अखबार भी शायद। उस दौर के किस्से बताते थे दादाजी या आपके पिताजी कि उस समय भी कलम चलती थी अंग्रेजों के खिलाफ, कुछ ऐसा कोई यादें हैं इस तरह की? भाई बाबा जी की बातें बाबा जी ने कुछ बताई, लेकिन पापा भी बताते थे कि उस टाइम भी कलम चलती थी लोगों की। लिखने वाले लिखते थे। और पहले लिखना कोई वैसा साधन था नहीं कि भाई फैक्स चला गया, वो चला गया। बकायदा चिट्ठी लिखी जाती थी, प्रेस को भेजी जाती थी, और संपादक भी कुछ को प्रकाशित करते थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मतलब थोड़ी सी प्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी जिंदा थी। अंग्रेजों के राज में लिख सकते थे, जो आलोचना अंग्रेज झेल लेते थे अपनी, जो कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती थी। और वो बताते थे कि भाई उसमें रेलवे में जो अफसर होते थे, अंग्रेजों की बातें बताते थे कि जैसे स्टेट्समैन आता था तो एक घर में 2 रह रहे हैं अंग्रेज, एक हस्बैंड वाइफ, लेकिन 2 स्टेट्स में जाते थे। अच्छा। उनको इतनी तसल्ली नहीं होती थी भाई अखबार आने के बाद पहले तो कौन पढ़े। अच्छा, तो पति पत्नी पढ़ने के 2 अखबार जाते एक ही घर में। वो बाबा जी बताते, पर मैं भी बड़ा अचंभा। अंग्रेज अधिकारी थे। हाँ, 10 वाइफ 10 मिनट बाद पढ़ लियो भाई तू। उनको इतनी तसल्ली नहीं थी, अखबार आते ही उनको बेसब्री से इंतजार, बेसब्री से दोनों को, इसलिए 2 अखबार लेते थे वो, पति पत्नी दोनों। जो तो बड़ा रोचक किस्सा बताया था उस समय। तो कोई संकट इस तरह का आया उस दौर में कि अखबार की पहुंच मुश्किल हुई हो, कभी सरकारी मशीनरी की दिक्कत आई हो, कोई मौसम की दिक्कत आई हो, उस दौर में अखबार पहुंचाया हो, इस तरह का कोई याद है? संकट तो जो थोड़ा बहुत मेरे को याद है, एक बार बताते थे कि भाई कई बार अखबार की जैसे सप्लाई करने में कोई होकर बीमार हो गया। जी जी। तो इसमें बांटना अखबार, उसको भी पता है कहाँ का अखबार डल रहा है। जी जी। तो उस टाइम में बहुत से कई बार दिक्कत आती थी, फिर उनका भी समाधान खोजा उन्होंने। उससे बकायदा लिस्ट बनवाई कौन से घर में कौन सा अखबार जा रहा है। जी जी। तो एक अखबार बांट के आता था, दूसरा ही होकर उसकी ड्यूटी लगाते थे कि भाई अब तू इसके अखबार और बांट के आ। तो उसमें भी इस तरह के छोटे मोटे संकट आते थे, लेकिन सरकार की तरफ से या कभी प्रेस की तरफ से या इस तरह का कभी हमने कोई ऐसा संकट नहीं सुना कि भाई अखबार बांटने में दिक्कत आई हो। तो संपादकीय मंडल एजेंसी का इनका समन्वय कैसे रहा? आप लोग तो इस तजुर्बे से जुड़े रहे हैं सारे के सारे, किस तरह समन्वय बिठाते हैं ऋषि जी? समन्वय जो बिठाते थे पिताजी, किस तरह बिठाते थे? क्या हुआ कि बता रहे थे वो कि जब पंजाब केसरी अखबार शुरू हुआ, जालंधर से आता था, फिर दिल्ली छपना शुरू हुआ जी, तो उस समय मालिकों ने, मिन्ना जी थे, उन्होंने कहा कि पापा से कि भाई आप अखबार डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कर ही रहे हो, साथ में पत्रकारिता भी आप संभाल लो। अच्छा। तो उन्होंने कह दिया ठीक है जी, मैं संभाल लेता हूँ, ठीक है, आप मेरी एजेंसी किसी और को देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये उन्होंने कई बार बताई बात हमें, तो उन्होंने क्या बताई कि जो हम प्रेस में जाते थे तो वहाँ के अधिकारी बताते थे कि भाई तुम्हारे फादर ने ये कह दिया। तो नहीं भाई, ये तो हम अखबार बांटना तो पहले हमारा संपादकीय वो रिपोर्टर किसी और को बना देंगे हम। तो नहीं जी, आप किसी और को बना दो, क्योंकि मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं दोनों काम नहीं कर सकता। तो बिना किसी का नाम लिए ये कह सकते हैं श्याम सुंदर सिंघल की संस्तुति पर रेवाड़ी में कुछ पत्रकार भी आगे आए होंगे। अब कह सकते हैं इस बारे में, तो कह सकते हैं, मतलब कुछ उन्होंने हमेशा उन्होंने जैसे कोई भी पत्रकार के लिए अगर किसी ने कहा भी तो उसको हमेशा रास्ता दिखाया कि आप प्रेस में जाइए, हमारा रेफरेंस भी दीजिए, आपको अगर आप कैलिबर होगा तो मिलेगा काम। तो कुछ लोगों को उन्होंने ऐसे भी भेजा, और बाकी उन्होंने अखबार के लिए ही सब कुछ करते रहे जी।
आखिरी तक वो लोग लगे रहे, समाचार पत्र के प्रति समर्पित समर्पित रहे जी। जो हमारे बाबा जी का एक वो था मोटो, बेखबर को बाखबर, उन्होंने उसको आत्मसात कर लिया, बिजनेस कभी नहीं बनाया। हमने कहा भी इसको बिजनेस के लिए, तो फिर बोले नहीं। हमने एड एजेंसी तक भी नहीं चलाई अपनी कि भाई अपनी एड एजेंसी बना लें तो उसमें भी चलो बिजनेस तो आएगा, तक अखबार पहुंचाना, यही सर्कुलेशन तक ही सीमित रहे। और वही कारण है कि हम भी आगे उसमें नहीं जा पा रहे और अभी उसमें जूझ रहे हैं कि उसी में लगे रहें। अभी आप इतना आगे चले गए कि हमने आपको बुलाया और शहर आपको जानता है, समाचार पत्र वितरक के नाते ही आपकी बड़ी पहचान है जो, ठीक है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि वो एक बाबू बाल मुकुंद गुप्त हुए गुड़ियानी में, जी जी, जिनके बारे में आप भी जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग 25 साल तक उन्होंने उनके लिए एक वो बना के पत्रकारिता परिषद बना के, बाबू बाल मुकुंद परिषद, बाबू बाल मुकुंद गुप्त पत्रकारिता एवं साहित्य संरक्षण परिषद। तो वो हमारे आर्य जी थे जो फ्रीडम फाइटर भी थे, उनके साथ हरिराम आर्य जी, उनके साथ और नरेश चौहान जी, सत्यवीर नाडिया जी के साथ मिलके उन्होंने बाल मुकुंद परिषद में अध्यक्ष के पद पर वो लगभग 25 साल रहे। नाडिया जी, नरेश चौहान जी तो हमेशा श्याम सुंदर सिंगल जी को जी, वो इनकी टीम थी जी, जो इन्होंने मतलब कि बाबू बाल मुकुंद जी को जो लोग भूल चुके थे या जानते भी नहीं थे, क्योंकि 42 साल की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम ये कह सकते हैं उनकी यादों को चिरस्थाई बनाने में जो योगदान दिया, वो श्याम सुंदर सिंघल का एक बड़ा योगदान उसमें कह सकते हैं। उस टीम में वो शामिल रहे, तो उनका उन्होंने करा और लंबे अरसे तक वो अध्यक्ष रहे जी। वो जिम्मेदारी अब इन्होंने मेरे को दे दी है, तो मैं भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता हूँ। संभालते रहिए। दोस्तों, आपने श्याम सुंदर सिंघल के व्यक्तित्व के बारे में सुना, उनके पुत्रों की जुबानी, हेमंत की जुबानी, ऋषि सिंघल की जुबानी, और पिता के बारे में जो इन्होंने बताया है थोड़े से संकोच के साथ कम बताया है। जो इन लोगों ने बताया है उसकी गवाही कुछ हद तक हम भी दे सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं उनके पास बैठते थे। जब मैं दैनिक जागरण में था, दैनिक भास्कर में था, उनके पास आना जाना रहता था। वह वास्तव में ही अखबार का जो वितरण का काम था उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। पैसा उनका उद्देश्य नहीं था, पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं था। जीविकोपार्जन तो उद्देश्य रहा हमेशा, लेकिन ये था कि अखबार वितरण का काम उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वही उन्होंने रखा। अंतिम समय तक, जीवन की अंतिम सांस तक अखबार के प्रति, अखबार की दुनिया के प्रति समर्पित रहे। और बेटों को भी कह के गए, अभी तो एजेंसियां चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, साथ साथ श्री जी का व्यापार भी संभाल रहे हैं, मिष्ठान भंडार। कह रहे हैं हलवाई बन गए हम, हलवाई क्या व्यापारी बन गए। तो आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तरक्की करो। श्याम सुंदर सिंघल के प्रति हम सबकी, एनजेपी परिवार की, सबकी श्रद्धांजलि। धन्यवाद।